guys, I'm welcome you all on behalf of EduMentor Educational Service Private Limited. My name is Shubham Pandey and I'm a faculty for GS and GK. So आज मैं आप सभी के बीच क्या लेके आया हूँ जनरल नॉलेज का असाइनमेंट नंबर 1 जो कि सोहा एडवांस का पार्ट है. ठीक है. सो इस असाइनमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये जो असाइनमेंट है इसको हमने कई पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स या इकोनॉमिक एंड फिनेंस, ऐसे हमने कई सारे पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है. सो हम इसको पार्ट वाइज करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, क्या पूछ रहा है हम लोगों से. अच्छा, पार्ट कौन सा है? पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस. एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है कि नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, कि नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है. आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं. A, any money making activity, B, any laborious activity, C, any profit making activity और D, any productive activity. देखिए आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होंगे, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल इनकम एक्चुअली होती क्या है. आप लोगों ने कई बार टर्म सुना होगा जीडीपी. जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर इन एन इकोनॉमी, इन एन क्लोज्ड इकोनॉमी. यानी एक साल के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है डोमेस्टिकली इज नोन एज नेशनल इनकम. ठीक है. थोड़ा सा इसको मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए. देखिए आप ये डायग्राम अपने सामने देख रहे होंगे. इसमें 2 लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. 2 लोग रोल प्ले में आ रहे हैं, यानी एक हाउस होल्ड यानी मैं और आप जो कि कंज्यूमर्स हैं, दूसरा फर्म्स. देखिए ये दोनों आपस में रिलेशनशिप रखते हैं. कैसे रखते हैं? क्योंकि जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को क्या देता है? वो फैक्टर इनपुट देता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना फैक्टर इनपुट, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन देता है फर्म्स को. फर्म्स इसके बदले हमें क्या देती है? फर्म्स इसके बदले हमें देती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या देती है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो कौन कंज्यूम करता है? जो हाउस होल्ड कंज्यूमर कंज्यूम करता है. ठीक है. और इसके बदले हमें फर्म्स और क्या देती हैं? इसके बदले फर्म्स हमें मनी ऑफ यानी पेमेंट ऑफ इनपुट्स करती है. यानी जो हमने इनको फैक्टर इनपुट्स दिए हैं इसकी हम पेमेंट करती हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है? जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के फॉर्म में होता है. और इसके बदले हाउस होल्ड क्या करता है? पेमेंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो हमने कंज्यूम किया उसकी हम पेमेंट करते हैं. क्लियर है? चलिए. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका आंसर है एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इसका आंसर है. यानी एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं इन एन इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं एक जीडीपी में हाथ बटा रहा है. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ वी कैन मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल A, goods produced in an economy in a year. B, goods and services produced in an economy in a year. C, final goods produced in an economy in a year. और D, final goods and services produced in an economy in a year. सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा पॉज कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. वैसे तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है D. आई होप आप सबको पता ही था इसका आंसर. चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन. देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है. अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी का डायग्राम है. इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में बस होता क्या है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट और इंक्लूड हो जाती है. गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है बस. ये क्या होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर भी करती है और इनकम थ्रू टैक्सेस जनरेट भी करती है. ठीक है. सो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? ऐसी इकोनॉमी है जो दुनिया में किसी भी और देश से कोई भी रिलेशनशिप या ट्रेड नहीं रखती है, एज इन ट्रेड रिलेशनशिप नहीं रखती है. ठीक है. सो इसका आंसर क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी का? इसका आंसर है आपका ए, डज नॉट ट्रेड विद एनी अदर कंट्रीज. क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. देखिए रियल एंड नॉमिनल जीडीपी की जब मैं बात करता हूँ तो जो रियल जीडीपी है और नॉमिनल जीडीपी है. देखिए नॉमिनल जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें लेते हैं बेस ईयर. क्या लेते हैं? एक बेस ईयर लेते हैं. यानी बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने 2011 को हमने बेस ईयर ले रखा है. 2011 को अगर बेस ईयर ले रखा है तो आज हम 2020 में हैं. यानी जो भी डिफरेंसेस 2011 से अब तक आए हैं वो डिफरेंसेस हम लेते हैं इन
ताकि हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर सकें। वहीं जब मैं रियल जीडीपी की बात करता हूँ तो रियल जीडीपी में हम लोग करंट ईयर लेते हैं, यानी जिस साल हम हैं, यानी मान लीजिए हम 2020 में, तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे, जो चेंजेस आए हैं, हम वो सिर्फ 2020 के चेंजेस को ही देखेंगे या कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, चेंज इन प्राइस लेवल फॉर फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं मूव। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5? द आइए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे? द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है, तो आप में से कईयों को शायद ना पता हो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होती है, मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म का जो मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू को जनरेट करना, यानी मैक्स से मैक्स रेवेन्यू को जनरेट करना। तो जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो क्या लगाती है? कॉस्ट लगाती है। जो कॉस्ट वो लगा रही है एंड जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ऐसा भी होता है कई बार कि हो सकता है कि जितनी उसने कॉस्ट लगाई उतनी रेवेन्यू जनरेट ना हुई हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी उसने कॉस्ट लगाई है उतनी ही रेवेन्यू जनरेट हुई हो, और कई बार ऐसा भी होता है जो जितनी उसने कॉस्ट लगाई है उससे जो रेवेन्यू है उसका सर पास कर गया हो। सो जो जहां पर ऐसा होता है, देखिए डायग्राम में, जहां पर कॉस्ट, जहां पर जो कॉस्ट है वो टोटल जो रेवेन्यू है उसको सरपास करती है। ठीक है, यानी जो आपका जो टोटल कॉस्ट है, ये जो आपका टोटल कॉस्ट है और जो आपका टोटल रेवेन्यू, ये जो पॉइंट आपका बन रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ऑल्टरनेटिव नेम आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन निकालने का तरीका होता है, तो हमारे यहाँ जो जो तरीका है वो पहले होल सेल प्राइस इंडेक्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? होल सेल प्राइस इंडेक्स, यानी WPI। और अब क्या हम लोग लेते हैं? अब हम लोग लेते हैं CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हैं। तो इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम और क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है प्लीज? जस्ट पॉज इट एंड आंसर। इसको हम बोलते हैं अब लेजिस्पेरे इंडेक्स। लेजिस्पेरे इंडेक्स ये किसके नाम पे रखा गया है? ये एस्टीन लेजिस्पेरे थे, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो दूसरा नाम जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इनमें से क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिजिकल पॉलिसी का? देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या है, आपको पता होगा कि कोई भी इकोनॉमी है वो चलती है तब उसको चलाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी चाहिए। ठीक है, देखिए दो तरह की पॉलिसी हमारी कंट्री यूज़ करती है। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली RBI डिज़ाइन करती है, या RBI उसको बनाती है, और जो फिजिकल पॉलिसी, यानी इसको हम और क्या बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी को? जो हमारा बजट है, ठीक है, जो हमारा बजट है वो कौन बनाती है? वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जो कि हर साल आपको पता होगा हर साल बजट आता ही है हमारा। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो कोई बता सकता है प्लीज? जस्ट पॉज इट एंड आंसर। तो इसका आंसर क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, देखिए मैं आपको बता दूं क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला बजट, दूसरा टैक्सेशन, तीसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, चौथा पब्लिक वर्क्स, एंड पांचवा पब्लिक डेट। ठीक है, ये सारे जो पांच हैं ये फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है? आप देख ही रहा होगा इसमें कि ए, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस नहीं है। तो ये किसका पार्ट है? जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिज़ाइन करती है? RBI डिज़ाइन करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है आप सबसे? कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट इन इंडिया कैन बी ईज्ड बाय। अच्छा पहले ये समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती क्या है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करता है, ठीक है, तो उसकी क्या होता है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, पेमेंट्स भी होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। यानी मान लीजिए किसी भी कंट्री में, लेट सपोज इंडिया है, अगर इंडिया और चाइना ट्रेड कर रहे हैं
तो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि जो इंडिया जो है वो हर बार क्या होता है, वो जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम द चाइना वो हर बार ज़्यादा होता है, एंड इम्पोर्ट फ्रॉम द इंडिया टू चाइना वो हर बार कम होता है। तो हर बार हम क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा हर बार डेफिसिट में हम लोग रहते हैं। ठीक है, अगर इसको ठीक करना हो तो क्या करते हैं, करेंगे हम लोग, इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखिए दे रखे हैं क्या, कि ए कंजर्विंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बी प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, सी लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स, और डी एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा आगे जो कोई कंट्री है वो ऑब्वियस सी बात है खरीदेगा। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जब ऑल्टरनेटिव लोगों को आप किसी भी चीज़ का जब ऑल्टरनेटिव देते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री अगर हमें उसी हमारी कंट्री में कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम बाहरी कंट्री का सामान क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो लोगों को इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन देना, ये दोनों चीज़ें क्या कर सकती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट को थोड़ा कम कर सकती हैं इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए आप सबने पहले भी पढ़ा होगा कि इंडियन इकोनॉमी में टोटल 3 सेक्टर हैं, यानी कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो इंडस्ट्री है रिलेटेड टू फार्मिंग एंड एक्सट्रैक्शन यानी माइनिंग, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है आपकी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, एंड जो टर्शरी जो है वो आपका मोस्टली रिलेटेड टू सर्विसेज। ठीक है, सर्विस सेक्टर से रिलेट करती है। ठीक है, सो अब देखिए इसमें कि विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, द आंसर इज बैंकिंग। सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर क्या होना चाहिए, एनीवन प्लीज जस्ट पॉज इट एंड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का वैसे तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस। देखिए अगर प्योरली मैनेज बाय इंडियंस की बात करते हैं तो पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि प्योरली मैनेज बाय द इंडियंस। और कहाँ पे खुला था, ये लाहौर में खुला था। कब, कहाँ पे खुला था, लाहौर में खुला था इन 1895। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन बैंक, ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन बैंक तो कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक जो कि फैजाबाद में खुला था। कहाँ खुला था, फैजाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, नाउ इट इज नेम्ड एज अयोध्या। ठीक है, तो ये भी एक जीके क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और कब खुला था अवध नेशनल बैंक, सॉरी अवध कमर्शियल बैंक कब खुला था, ये खुला था आपका 1881 में खुला था, जिसमें इंडियन बोर्ड था। इंडियन बोर्ड का मतलब जो डायरेक्टर्स थे वो इंडियन थे, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे वो फॉरेनर्स भी थे, एज इन ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियंस भी थे। ठीक है, बोर्ड लेकिन इंडियन था। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो इसका आंसर क्या था, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था बी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो आप सब देख ही सकते हैं इसमें, आपने अगर पढ़ा होगा तो टोटल आरबीआई के टोटल 4 कंपोनेंट हैं। इसमें से आपके नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड है, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। और साथ ही साथ चौथा कौन सा है, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये भी है चौथा। ठीक है, तो क्या नहीं है, द आंसर इज सिडबी। सिडबी इज द आंसर। सिडबी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री, आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए कहीं पे इसको, प्लीज़ जस्ट नोट इट डाउन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका काम क्या है, एमएसएमई को प्रमोट करना। एमएसएमई को प्रमोट करना यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को प्रमोट करना इंडिया में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंक्स, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल स्टेप टेकन बाय। तो देखिए
कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री में ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आता रहता है, तो कई सारे मेजर्स ऐसे होते हैं जो आरबीआई उठाता है ताकि इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोका जाए। अब इसमें कुछ सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कि कैसे रोकता है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट होता है जो आरबीआई यूज़ करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से। तो इफ़ द आरबीआई ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंक विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल स्टेप टेकन बाय। तो कौन सा स्टेप सबसे अच्छा होगा लेने के लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको इस चीज़ को कि आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन कैसे कंट्रोल करता है। इसके दो तरीके होते हैं, पहला क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरा क्वांटिटेटिव, यानी दोनों तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं, पहले मैं आपको चलिए क्वांटिटेटिव बताता हूं जो कि ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं मैं, तो क्वांटिटेटिव की इसके पास इनके तीन मेथड होते हैं, जिसमें आपका बैंक रेट पॉलिसी होती है, दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा होता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जो आपने एसएलआर और सीआरआर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको एसएलआर और सीआरआर के बारे में ज़रूर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो जो कि अभी 9% है, एंड एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि अभी 25% है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। एंड दूसरा क्या है क्वेश्चन, अब दूसरा क्या होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजर्स में अगेन चार चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है, दूसरा आपका क्रेडिट रैशनिंग होती है, तीसरा आपका मॉरल सुवेशन होता है, चौथा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट होता है। देखिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ आप गारंटी देते हैं या कुछ ना कुछ आप उनके पास रखते हैं ताकि वो आपको उसके बिहार पे लोन दे सकें। तो जो मार्जिन होता है, लेट सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, बैंक क्या करेगी, इसका जो मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे कम देगी, यानी वैल्यू तो 10,000 है लेकिन मुझे कितना देगी, वो सिर्फ 8,000 दे रही है, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या होता है क्रेडिट रैशनिंग, यानी जिसकी ज़रूरत है वही ले और कोई ना ले, ठीक है। इसमें क्या करती है, वो जो ड्यूरेबल गुड्स होती है उनको थोड़ा सा रोक देती है कि भाई ज़रूरी है कि नहीं है, हाउस होल्ड गुड्स को रोक देती है लोन करने सैंक्शन करने से, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है। तो तीसरा है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, यानी क्या करती है, रेगुलेट करती है कि कंज्यूमर को कितना क्रेडिट देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। एंड चौथा है मॉरल सुवेशन, जहाँ पर रिक्वेस्ट करती है आरबीआई बैंकों से भी और कंज्यूमर से भी, ताकि वो जो कंज्यूमर एंड जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्र से काम लें, धीरज से काम लें, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा थोड़ा सा मैं अगर आरबीआई की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो आरबीआई आपको पता है आरबीआई बना कब, आरबीआई बना था, आरबीआई एक्ट 1935 के अंडर बना, 34 सॉरी 34 के अंडर बना था। एंड इसकी ये किस दिन बन के तैयार हुआ एंड किस दिन से ये फुली फंक्शन हुआ, तारीख थी 1 अप्रैल, ठीक है, 1935। कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। और आज का हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। प्लीज़ याद रखना आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सवाल कई बार पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और इसके जो पहले गवर्नर थे, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, इसके जो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, एनीवन। तो इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर थे, ठीक है। चलिए सो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ताकि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वो दो टूल्स यूज़ करती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें से कौन सा जो है क्वालिटेटिव टूल है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या आपके पास, देखिए ए है बैंक रेट, बी क्रेडिट सीलिंग, सी क्रेडिट रैशनिंग एंड डी इज कैश रिजर्व रेशियो। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है अभी पिछले क्वेश्चन में। द आंसर इज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, आंसर इज कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश रिजर्व रेशियो जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, वो आपका वेरिएबल रिजर्व रेशियो का पार्ट है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, सीआरआर एंड एसएलआर।
देखिए CRR क्या होता है, CRR इज द परसेंटेज ऑफ मनी विच अ बैंक हैज टू, विच अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश। वहीं SLR क्या है, SLR इज द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड एसिड विच टू टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है, ताकि टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज को वो पूरा कर सके। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज पेग्ड टू। देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होती है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, बाहरी कंपनी या फिर कहीं की कंपनी है, वो इंडिया आती है एंड उसको लगता है कि यार इस कंट्री में हो सकता है इन्फ्लेशन आए, हो सकता है डिप्लेशन आए, ठीक है। तो आप मान लीजिए इन्फ्लेशन है, तो कोई भी कंपनी अब पैसा तो ऐसे लगाए नहीं, कोई भी बड़ी फर्म ऐसे पैसा तो लगाएगी नहीं। वो क्या करती है, वो सिक्योरिटी चाहती है, तो RBI करती है। RBI कहती है काम करो आप हमें हम पे पैसा लगाइए या हमें पैसा दीजिए, हम आपको फिक्स रिटर्न देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे इन्फ्लेशन आए चाहे डिप्लेशन आए, हमें उससे मतलब नहीं है, हम आपको एक फिक्स्ड सम ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड है वो कैसे पैक्ड होता है, वो पैक्ड होता है थ्रू थ्रू CPI। देखिए पहले क्या होता था, पहले WPI से कैलकुलेट होता था, नाउ CPI से होता है। कब से? 2014 के बाद से, ठीक है। 2014 से पहले जो था वो WPI नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो भी प्राइस आपका हो, जो कि क्योंकि हमारे आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो नापी जाती है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से पहले नापी जाती थी, अब का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापी जाती है, ठीक है। द आंसर इज CPI B। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए किसकी बात करता है, वाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड एज रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। जो इनडायरेक्ट टैक्सिंग होती है, टैक्सेस होते हैं, वो रिग्रेसिव क्यों होते हैं, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं होते, ठीक है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है, देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसी भी इंसान को देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको देना पड़ता है। मान लीजिए आपने एक साबुन खरीदा 10 रुपये का, चाहे आप करोड़पति हो या आप चाहे रोडपति हो, आपको वो जो पैसा है, लेट सपोज अगर 10 रुपये का साबुन है, उस पर अगर आपको 5 पैसे टैक्स देना है तो सबको देना पड़ेगा, चाहे वो हायर क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो। क्लियर है? सो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हर हमेशा रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। They are charged at higher rates than the direct taxes. They are charged the same of all income groups. They are not charged in the same for all income groups. या D, none of the above is the correct reason. The answer is they are charged the person for all income groups, ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, irrespective of their income group, सब पे चार्ज किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं बता दूं एक चीज़ और, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कई पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, नाउ अब क्या है कि सिर्फ एक टैक्स है, दैट इज़ GST। पहले वैट होता था, पहले शायद आपके बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ GST है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। द आंसर इज नफेड। नफेड क्या करती है कि प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस, जो भी हमारे कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती हैं कंट्री में, उसको क्या करती है, प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी जो भी क्रॉप्स उगेंगी उसको एक फिक्स्ड प्राइस मिलेगी, यानी MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होगा ही होगा। मान लीजिए आपने गन्ना उगाया, 1 क्विंटल गन्ने की कीमत मान लीजिए सरकार ने डिसाइड किया 1500 रुपीज़, देन किसान को वो 1500 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी क्रॉप कैसी रही है क्या रही। लेकिन अगर उसने और अच्छा उगाया तो उसको और अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उसको मिलेगा। और ये काम किसका होता है, नफेड का होता है। नफेड की फुल फॉर्म आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन फॉर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, प्लीज़ लिख लीजिए। एंड ये कब फॉर्म हुआ था, ये 1958 में फॉर्म हुआ था। और ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ठीक है। प्लीज़ इसको कहीं लिख दिएगा, नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है द नेशनल मिशन फॉर सैफ्रॉन हैज़ बीन लॉन्च्ड एज द सब स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए सब स्कीम किसकी थी, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सब स्कीम थी। 2010 और 11 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम।
एंड इसमें 3 सब स्कीमें थी टोटल, यानी इसमें एक आपका सेफ्रॉन मिशन था, एक आपका ग्रीन मिशन था और एक आपका मिशन था फॉर दी स्पेशली फॉर पल्सेस यानी दालों के लिए, ठीक है। जो ग्रीन मिशन था ये आपका मोस्टली ईस्टर्न स्टेट्स के लिए था, जैसे आपका इधर यूपी मान लीजिए, आपका झारखंड मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, ठीक है। और जो सैफ्रॉन मिशन था ये स्पेशली फॉर सैफ्रॉन यानी केसर के लिए था, जो स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए, JNK के लिए था, जो किसके अंडर आया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर आया। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करता हूं, तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती हैं कि वो टैक्स जो आपको डायरेक्टली नहीं देना पड़ता किसी भी सामान को लेने पे या खरीदने पे, ठीक है। मान लीजिए आपने साबुन खरीदा, तो साबुन खरीदा तो आपने टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपके बिहाफ पे फर्म ने दिया, ठीक है। किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। क्लियर है? तो इसमें देखिए कि इसमें पूछा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है कॉर्पोरेशन टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। द आंसर इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इज एन इनलैंड टैक्स ऑन द सेल, ऑन प्रोडक्शन और सेल फॉर द स्पेसिफिक गुड, ठीक है। जैसे एक्साइज ड्यूटी क्या लगती है, एक्साइज सब पे लगती है, चाहे आप मान लीजिए आपने विद इन अ बाउंड्री ऑफ द कंट्री आपने कुछ प्रोड्यूस किया तो उस पर एक्साइज ड्यूटी जरूर लगेगी, जो आपको बेयर करनी पड़ती है थ्रू जब आप सामान खरीदोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। द आंसर इज, एनीवन प्लीज जस्ट पॉज इट वीडियो एंड आंसर मी। सो द आंसर इज सेबी, यानी सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब बना? ये बना 1988 में। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और क्या है, इसको जो स्ट्रेटेजरी पावर्स कब दी गई, इसको स्ट्रेटेजरी पावर दी गई 1992 में। प्लीज लिख लेना इस चीज को, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। क्लियर है? और आज इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेडक्वार्टर इट इज इन मुंबई, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है अभी करंटली? द आंसर इज अजय त्यागी। इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। प्लीज कहीं लिख लेना आप, साइड नोट में प्लीज कहीं लिख लेना, इसको मार्क डाउन कर लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन इज लोकेटेड इन। द आंसर इज इंदौर। देखिए SEZ क्या होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होती हैं, स्पेशली डिजाइंड होती हैं, बनाई इसलिए जाती हैं ताकि आप मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक एक हॉट स्पॉट बनाया जाता है, सेंटर बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सकें, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ सकें, वहाँ पे टैक्स हॉलीडेज़ दी जाती हैं, वहाँ पे काफ़ी रिबेट्स दी जाती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर या आपके वाटर सप्लाईज़ की रेट्स बहुत कम होते हैं ताकि ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो कर सकें। क्लियर है? दीज आर नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज वॉज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह जो अपनी हेल्प खुद करें, ठीक है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जब कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं एंड वो आपस में क्या करते हैं, या तो कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, या तो उस पैसे इकट्ठा करके, या तो बैंक से कुछ लोन लेके वो क्या करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, अगर मैं जाऊं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिज्जत पापड़ का। आपने सुना भी होगा इसका नाम, लिज्जत पापड़, ठीक है। ये आपका गुजरात से शुरू हुआ, आज ये पूरी इंडिया में फैला हुआ है, इवन इनके इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी जाते हैं। क्लियर है? सो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये स्कीम किसके अंडर आई थी? ये आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंडर। किसके अंडर आई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार यानी खुद का स्वयं का रोजगार। क्लियर है? और ये कब लॉन्च हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? ये लॉन्च हुई थी आपकी 1999 में अंडर दी वाजपेयी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर लॉन्च हुई थी। क्लियर है? अच्छा ऊपर जो 3 स्कीम और दे रखी है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दे रखी है ए, देखिए क्या दे रखा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब लॉन्च हुई? एनीवन? ये लॉन्च हुई 2005 में, ठीक है। क्लियर है? और एक और देख लेते हैं SGRY यानी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये कब लॉन्च हुई? ये लॉन्च हुई 2001 में, ठीक है। और देख लेते हैं लास्ट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम? यानी जितना आप काम करेंगे उसके बदले आपको खाना या अनाज मिलेगा, ठीक है। ये लॉन्च हुई 2004 में। क्लियर है? चलिए
ऐसा प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्कीम्स कब कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, चलिए। सो अगला क्वेश्चन है, द लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। देखिए लॉरेंस कर्व किसका रिप्रेजेंटेशन है, कोई बता सकता है? प्लीज जस्ट पॉज इट एंड आंसर मी। एनीवन? देखिए जो लॉरेंस कर्व है वो वेल्थ एंड इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है, और ये लॉरेंस कर्व किसके नाम पे रखा गया था? मैक्स ओ लॉरेंस थे। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। और इन्होंने कब रिप्रेजेंट किया था ये पेपर? ये 1905 में ये पेपर रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। ठीक है, द आंसर इज 22। क्लियर है? प्लीज उनका नाम लिख लेना जो मैंने अभी बताया। ठीक है, यानी मैक्स ओ लॉरेंस, मैक्स ओ लॉरेंस, मैक्स ओ लॉरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में फाउंड होती है, मिलती है? ठीक है, स्ट्रक्चरल, देखिए पहले मैं पढ़ देता हूँ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और डी इज ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज, हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि क्या हाल है, तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है, देखिए मैं एक एक करके समझा देता हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें एक वर्कर है, काम कर रहा है कोई ऐसी मशीन पे जो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, एक एडवांस मशीन आती है, तो क्या होता है वो जो पुराना वर्कर है वो उस मशीन के साथ जो उसके स्किल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं होते, तो क्या होता है कहीं ना कहीं फर्म्स को उसको निकालना पड़ता है, तो दिस इज नोन एज मिसमैचिंग ऑफ स्किल। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए जैसे कोई सीजन आता है तो काम होता है, सीजन खत्म तो काम खत्म। एग्जाम्पल बढ़िया क्या है, जैसे मान लीजिए कि राखी का सीजन आया, यानी जब रक्षाबंधन आता है तो राखी बनने लगती है, तो लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, और जब राखी का सीजन चला गया तो लोग खत्म, मतलब यानी उनको निकाल दिया जाता है। लेट सपोज दिवाली का सीजन आया, तो दिवाली में क्या होता है, पटाखे बनाए जाते हैं। पटाखे जब तक बन रहे हैं, दिवाली सीजन चल रहा है, तब तक उनको रखा जाता है। उसके बाद जब पटाखों का मतलब लेट सपोज पटाखे आप मतलब दिवाली चली गई एंड पटाखे जला दिए, देन क्या हुआ कि ये जो आपके जो लोग हैं उनको निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, एंड द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पे होता क्या है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे लोग काम भी कुछ खास कर नहीं रहे होते। लेट सपोज एक सीज़न है, उन्होंने गेहूँ बो दिया, अब उनके पास बस एक ही काम है, गेहूँ को देखना। पूरे उन्होंने सीज़न कुछ नहीं किया, बस शुरू में बोया और आखिरी में काटा। दैट इज इट। ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं हम लोग, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछता है, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो। अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बोला। ठीक है, द आंसर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर द टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यानी जब कोई भी इक्विपमेंट है, आपने कोई चीज़ नई लेते हो, कोई चाहे लोहे की हो या कोई भी हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो या लकड़ी की हो, कोई भी चीज़ हो, कभी ना कभी पुरानी ज़रूर होती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो घिसती रहती है चीज़ों में, गिरावट आती रहती है। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन, यानी लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर द टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, द आंसर इज, एनीवन, कोई बताएगा प्लीज? द आंसर इज, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए ऑप्शंस। ए, कंट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन वैल्यू, बी, कंट्रीज स्ट्रिंजेंट इंपोर्ट पॉलिसी, सी, डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, डी, नन ऑफ द अबव। देखिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सी। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपका जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो कहाँ जाएगा। अगर आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ उगा, लेट सपोज आपके पास वीट का सीजन है, आपने गेहूँ उगाया एंड ज़रूरत से ज़्यादा उगा लिया, आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप बाहर इसको भेजोगे, बेचोगे, लेकिन बेचोगे तब ना जब आपकी एक मार्केट बनी होगी। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों बनानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ओरिजिनेटेड इन। देखिए एक बार, वेल्स एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट,
सी टेलर्स एग्रीमेंट या डी नन ऑफ द अबव? द आंसर इज ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या हुआ था कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ही ऐसा एग्रीमेंट था जिससे दो चीज़ें निकल के आई, यानी आपका आईएमएफ और दूसरा आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आईबीआरडी, दोनों चीज़ें ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ही निकल के आई थी। एंड ये करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार मान लीजिए दो कंट्री हैं, आपस में वो डील कर रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो अलग अलग हैं, तो वो क्या जो पेमेंट्स होती हैं, लेट्स सपोज सामान एक दूसरे से खरीद रहे हैं, तो जो पेमेंट्स होगी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, कन्वर्टिबिलिटी आसान होनी चाहिए दोनों ही करेंसी की। ठीक है, समझ आया आपको सभी को? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आईबीआरडी जो है अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है, WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है? द ड्राफ्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज अप्रूव्ड बाय दी, कौन अप्रूव करता है 5 ईयर प्लान को? आपने कई बार पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, द आंसर इज प्लानिंग कमीशन। आपको पता है प्लानिंग कमीशन का अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्लियर है? 2004 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है आप सब प्लीज लिख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, इस आपको पता है इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? इसके एक्स ऑफिशियल जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इसका चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, एंड प्लान नीति आयोग का काम क्या है? वैसे तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब तक हमारी कंट्री में टोटल 12 जो हैं 5 ईयर प्लान बन चुके हैं, 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। इसके बाद अब कोई फॉर्मल 5 ईयर प्लान नहीं बना है। वैसे तो एक 5 ईयर प्लान रनिंग है लेकिन वो फॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो अब तक अगर हम ऑफिशियली माने जाए तो 12 5 ईयर प्लान अब तक बन चुके हैं। 13th इज करंटली रनिंग बट इट इज़ नॉट ऑफिशियल। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है, महालनोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान? ठीक है, महालनोबिस जो थे, पीसी महालनोबिस, वो बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट थे हमारी कंट्री के। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए इनका कहना क्या था कि जो महालनोबिस मॉडल में इस कहना इनका ये था कि आप जो है कैपिटल गुड्स की तरफ ध्यान दीजिए, यानी कैपिटल गुड्स को जनरेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इससे क्या होगा? अगर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड बनेगी, यानी मशीनरीज बनेंगी, वो चीज़ें बनेंगी जिससे हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कंट्री का फायदा होगा। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस जो थे वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। क्लियर है? चलिए और ये जो सेकंड 5, अच्छा इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ये सेकंड 5 ईयर प्लान में, और सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था? ये 1953 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 30th क्वेश्चन, द ऑफिशियल नेम ऑफ जीएसटी बिल इज, कोई बताएगा प्लीज? जस्ट पॉज इट एंड बताए। द ऑफिशियल नेम ऑफ जीएसटी बिल इज 102nd, the 102nd the Constitution 102nd Bill 2014 is the official name of the bill. Now it is, क्योंकि जब कोई बिल होता है, जब प्रेजेंट किया जाता है कोई पार्लियामेंट में, तो उसे बिल कहते हैं, एंड जब वो पास हो जाता है देन इट बिकेम एन एक्ट। नाउ इट इज जीएसटी एक्ट। क्लियर है? जीएसटी एक्ट ऑफ 2017। क्लियर है? जीएसटी एक्ट ऑफ 2017। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम है, और ये कब किस दिन लॉन्च हुआ था? ये तारीख बहुत ज़रूरी है अपने आप में, 30 जुलाई या 1 जून, सॉरी 30 जून, 30th जून और 1 जुलाई, यानी रात को 12 बजे ये लॉन्च हुआ था। क्लियर है? जब सारी एक पूरा दोनों हाउसेस की सेशन हुआ था जिसमें दोनों हाउसेस को बुलाया गया था। ठीक है, बोथ हाउसेस की मीटिंग हुई थी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग हुई थी, दोनों मीट हुए थे, रात के 12 बजे इसको इनॉग्रेट किया गया था, यानी इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है? विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड? द आंसर इज, एनीवन? द आंसर इज IDA, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज नोन एज IDA।
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो फॉर द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आईडीए है ये लोन स्पेशली किसको प्रोवाइड करता है? जो पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। क्लियर है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मैं अगर बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और आईडीए का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? अगेन वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछता है? द टर्म डंपिंग। देखिए डंपिंग का मतलब क्या होता है? आपने कई बार चाइना का माल जो खरीदा होगा, चाइना से कोई सामान खरीदा होगा, हमेशा सस्ता मिला होगा। क्यों सस्ता मिलता है इंडियन सामान से अगर कंपेयर करें तो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाइना हर बार डंप करता है। डंप करने का मतलब क्या है कि उनकी कंट्री में उसका प्रोडक्शन जो है बहुत बहुत ही लो रेट पे होता है, बहुत ही कम रेट पे होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो कॉम्पिटिटर होता है उसको भगाने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि जो कोई भी बड़ी फर्म है वो अपने सामान को बहुत सस्ते दाम दाम में बेचती है। तो इससे नुकसान किसका होता है? जो फर्म जहाँ पे ऑपरेटिव है उनका नुकसान होता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल फर्म्स ऑपरेटिव है उनका नुकसान होता है। ठीक है, तो टर्म डंपिंग का मतलब क्या होता है? एनीवन? is sale in foreign market of an commodity. The answer is B. Sale in foreign market of a commodity at a price below marginal cost. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन बात करता है फर्स्ट इन दी वर्ल्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, फर्स्ट इन दी वर्ल्ड। सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड? व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड? व्हाट इज द आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? ए अरेबियन डेजर्ट, बी गोबी डेजर्ट, सी सारा डेजर्ट, डी ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर इज सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये जो सहारा डेजर्ट है ये लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। देखिए डेजर्ट दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर मैं पोलर डेजर्ट की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका। अगर मैं पोलर डेजर्ट की बात कर रहा हूँ, पोलर डेजर्ट की बात करूँ तो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका एंड सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है आर्टिक। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। वहीं मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो द क्वेश्चन 34 इज व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ? द आंसर इज आप सभी को पता है ए स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो था वो किसने लॉन्च किया था? वो लॉन्च किया था रशिया ने। किसने लॉन्च किया था? वो लॉन्च किया था रशिया ने। ठीक है, और आप एक और नाम देख रहे हैं इसमें एक्सप्लोरर 1 जो थी, ये स्पुतनिक 1 जो है वो यूएसएसआर की सैटेलाइट थी और एक्सप्लोरर 1 जो थी वो यूएसए की सैटेलाइट थी। देखिए दोनों के बीच बहुत स्टिफ कंपटीशन हुआ करता था। ठीक है, तो स्पुतनिक 1 जो लॉन्च हुई वो कौन सी ईयर में लॉन्च हुई? वो लॉन्च हुई 1957 में। ठीक है, और यूएसए ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की? 1958 में, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था एक्सप्लोरर 1। क्लियर है? और इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी? कोई गेस करेगा प्लीज? इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा। कौन सी थी? आर्यभट्टा, जो हमने कब लॉन्च की थी? जो हमने लॉन्च की थी 1975 में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 30, अब हम आ गए हैं अगले सेक्शन पे, इंडस्ट्रीज का सेक्शन पे। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछता है? विच यूनिट ऑफ द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज द फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट इन इंडिया? देखिए हिंदुस्तान यानी एचसीएल जो है वो कॉपर को स्मेल्ट करता है और उसको प्रोड्यूस करता है और उसकी मतलब बाइंग एंड सेलिंग भी करता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज एनीवन? कोई ट्राई करेगा? मलाज कुंड कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ एमपी। ये कब बना था? ये बना था 1982 में। कब बना था? 1982 में बना था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वही मैं अगर एचसीएल की बात करूँ तो ये कब फॉर्म हुई थी? 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है? विच इज कॉल्ड एज द हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री? हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं? द आंसर इज
हैवी मशीनरीज को हम लोग हैवी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 पूछता है व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल वाज सेटअप इन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहली जो मॉडर्न पेपर मिल इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो हुई थी 1932 में। और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सेरमपोर, सेरमपोर वेस्ट बंगाल, सेरमपोर वेस्ट बंगाल, SERAMPORE, सेरमपोर वेस्ट बंगाल। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब आ गए हैं अगले सेक्शन पे, बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं हम लोग।